चलो भैया, सभी लोग आ गए हैं। देखो, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, थोड़ा हम इस एग्जाम को समझ लेते हैं, इसके सिलेबस को समझ लेते हैं। एपीपीएससी जेई जो आपका जेई का एग्जाम है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अभी आप लोगों को हम ये मान के चल रहा हूं, आप लोगों को जो भी चीजें बताई जाएंगी वो बेसिक से बताई जाएंगी। यानी हर एक चीज को इतना बेसिक से बताया जाएगा कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को कि भैया इस एग्जाम का सिलेबस क्या है उसको ही डिस्कस कर लेता हूं, वही मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि चीजें बहुत आसान रहें और आपको क्लियरिटी रहे कि कैसे मेरा जो मेरा गोल है कि मैं इस बार जेई या एई बनूंगा, वो गोल मैं पूरा कर पाऊं। क्लियर? तो उसके लिए मुझे क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लियरिटी, सबसे पहले क्लियरिटी किसकी चाहिए कि भैया मुझे सिलेबस का पता भी है या नहीं है। तो सबसे पहले बात यह है, सारी चीजें लिखी गई हैं आपकी, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आएंगी। पीडब्ल्यूडी में, आरडब्ल्यूडी में, यूडी एंड हाउसिंग में, भैया पीएचई में, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में। और इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? जनवरी के, सॉरी, 2026, 2026 के एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेवल 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका पे स्केल लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या आएंगी, वो भी हम धीरे धीरे बात कर लेंगे। सबसे पहले, कोई भी एग्जाम निकालने से पहले हमें उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए दोस्तों, कि वो एग्जाम का पैटर्न क्या है। जैसे मैं अगर युद्ध में कोई भी युद्ध लड़ने जा रहा हूं, कोई भी वॉर जा रहा हूं, तो सबसे पहले देखेंगे ना कि भैया वहां के लोग किस तरीके से लड़ते हैं, वहां के हथियार किस तरीके के हैं, वो कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से जब मुझे एपीपीएससी जेई का एग्जाम देना है, तो सबसे पहले मुझे इसके एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है यहाँ पर? देखो, पेपर 1 है, पेपर 2 है, और आपका वाइवा मतलब इंटरव्यू है। पेपर 1 है, पेपर 2 है। अब सर, पेपर 1 और पेपर 2 क्या है? जो पेपर 1 है उसमें भैया आपका 150 का है। कितने का है भैया? 150 का आपका क्या है? पेपर 1 है, जिसमें 100 सवाल होंगे, 100 सवाल होंगे, और ईच क्वेश्चन है वो 1.5 मार्क्स का रहेगा। पर जो पेपर 1 है उसमें आपका टेक्निकल नहीं रहेगा, ओनली जनरल इंजीनियरिंग, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड रहेगा। तो आपको साथ साथ में, अगर आपको एपीपीएससी जेई बनना है, तो साथ साथ में आपको ये भी क्लियर करना है कि भैया आपकी इंजीनियरिंग, जो जनरल इंग्लिश है, जो आपका जनरल स्टडीज है, ये भी आपके अच्छे रहें, क्योंकि ये भी 150 का है, जो आपका भैया सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। दूसरी बात, पेपर 2 होने वाला है वो है टेक्निकल का। टेक्निकल, आप सिविल स्टूडेंट हैं, तो आपके 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं भैया? 100। यानी एक जो क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स का रहेगा, पर जो रोंग अगर आंसर करेंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है, वो 0.5 की है। अगर मैं टोटल जोड़ूं, तो जो मेरा पेपर 1 और पेपर 2 है वो 450 का है। 450 का, पर इन सबका रिजल्ट आने के बाद देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इनवाइटेड, यानी इंटरव्यू के लिए आपके जितनी भी वैकेंसीज हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी वैकेंसी आई 500, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 1500 स्टूडेंट आपका जो बोर्ड है वो किसके लिए बुलाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, जो 50 नंबर का है, यानी जो 50 नंबर का है। तो इसका मतलब आप इंटरव्यू जो देने स्टूडेंट जाएंगे, वो कितने जाएंगे? 150 के आसपास जाएंगे भैया। कितने जाएंगे? एक मिनट, 150 के आसपास जाएंगे। 150 के आसपास, सॉरी, जो इंटरव्यू देने जाएंगे वो 3 टाइम्स जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके 3 टाइम्स जाएंगे। वो 50 नंबर का होगा। फाइनल सिलेक्शन उसके बाद आ जाएगा। तो सबसे पहले पर हमारी मंजिल ये है कि भैया हर चीज को बेसिक से क्लियर करते हुए मुझे तो फाइनल सिलेक्शन लेना है, मुझे इंटरव्यू तक पहुंचना मेरा एम नहीं है।
क्योंकि इंटरव्यू तक तो भैया जितनी भी वैकेंसी है, अगर 500 आई तो उसका 3 टाइम्स, यानी इतने स्टूडेंट पहुंचेंगे। मुझे तो भैया मुझे तो ये सोच के चलो कि मुझे तो टॉप करना है, उस तरीके की मुझे यहाँ पर तैयारी करनी है। पेपर 1 का मैंने बता दिया 150 का है, पेपर 2 का बता दिया 300 का है, कितने मार्क्स का रहेगा, कितने नंबर आएंगे सारे, यानी दोनों पेपरों में नंबर तो जो क्वेश्चन नंबर है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो तो सेम है, 100 है, पर वेटेज अलग अलग है। यहाँ पर एक सवाल 1.5 नंबर का है, यहाँ पर वही एक सवाल 3 नंबर का है। साफ साफ लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट टाइम भी जेई के स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहे थे, कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड, कि भैया कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा। साफ साफ मेंशन है कि कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड। इसका मतलब जो आपका जो ये एग्जाम है, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको वन लाइनर सवाल देखने को मिलेंगे, और जो डेटा ओरिएंटेड सवाल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत रहेगी कि भैया मैं जो भी सिलेबस दिया गया है उसके सारे वन लाइनर और जो डेटा ओरिएंटेड सवाल हैं वो सारे मैं कवर कर लूं, जिससे कि कोई तकलीफ हो ही नहीं। क्योंकि जो पेपर का जो पैटर्न है वो मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड, यानी मुझे वो बड़े बड़े सवाल नहीं करने जिसमें टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि भैया मुझे यहाँ पर टीचर नहीं बनना है, मुझे अपना एग्जाम निकालना है और भैया चले जाना है, अपनी जॉब कर लेनी है। तो आपको एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना पड़ता है कोई भी एग्जाम को सही तरीके से निकालने के लिए। आगे, अब सर जो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आपके सामने लिखा गया है। वो आपको आपकी जो नॉन टेक की फैकल्टी हैं जो आपको सारी चीज बताएंगी, यानी आपको इंजीनियरिंग मैथ भी है, रीजनिंग भी है, ये सारी चीजें हैं। आपका जो अरुणाचल प्रदेश का जो जीके है वो सारी इंग्लिश में देखो, पार्ट टेस्ट बेसिक लैंग्वेज स्किल है, इंक्लूडिंग ग्रामर है, वोकेबलरी है, रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट है। तो ये सारी, पर हमारा जो सिलेबस है हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भैया पेपर 2 को, जो मेरा सिविल का है और जो मेरे कितने नंबर का है दोस्तों, जो 300 नंबर का है। ध्यान सुनना, जो कितने नंबर का है भैया, 300 नंबर का है, जिसमें से कितने सवाल आएंगे, 100 सवाल आएंगे, 100 सवाल आएंगे, जो 300 नंबर का है। सबसे पहले इसको देखते हैं, क्योंकि जब तक सिलेबस क्लियर नहीं होगा तो भैया सिलेक्शन होने, सिलेबस तो आप ऐसा करना, सभी लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा कर अपने भैया सामने रख लेना। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो सारी चीजें मेंशन है उनको आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट की सारी चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें छोड़ रखी है और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी ऐड हैं। तो ये बात समझ रहे हो, इसलिए आपका जो सिलेबस है वो बड़ा यूनिक बन जाता है और वहां पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे पहला इन्होंने एक यूनिट के नाम से दिया है मेजरमेंट, तो इन्होंने बोला एरिया एंड वॉल्यूम आपको मेजर आना करना चाहिए, फोर्स पता होना चाहिए क्या है, एनर्जी पता होनी चाहिए, प्रेशर वेलोसिटी, कहने का मतलब है ये आप बोल सकते हो नॉर्मल जो मेजरमेंट है वो सारी चीजें, कि भैया मैं लिक्विड कैसे मेजर करूंगा, वॉल्यूम कैसे होगा, वेट क्या है, प्रेशर क्या है, वेलोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, लेंथ क्या है, ये सारी चीजें, यानी स्क्वायर, देखो स्क्वायर मेजर मतलब एरिया की बात हो रही है, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपको मेजरमेंट आपका एक टॉपिक है वो पता होना चाहिए। और हम एक क्लास ये भी रखेंगे, जो लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें वो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखो मेजरमेंट से इस तरीके का सवाल पूछा गया था, सर्वेइंग से इस तरीके का पूछा गया था, उससे आपकी कनेक्टिविटी और ज्यादा बेटर रहेगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सर्वेइंग, सर्वेइंग दोस्तों आपके पूरा सिलेबस में नहीं है, आपके सिर्फ चेन सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग है, कंपास सर्वेइंग है, लेवलिंग है, कंटूर सर्वे है एंड थियोडोलाइट है। आपके ना तो टेकोमेट्रिक है, ना आपके एरर वाला टॉपिक है, ना फोटोमेट्रिक है, ये सारे नहीं है। आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ चेन सर्वे है, प्लेन टेबल सर्वे है, कंपास सर्वे है, लेवलिंग एंड कंटूर सर्वे है और थियोडोलाइट ही है बस। तो पूरा सर्वे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, जितना बोला गया है उतने ही टॉपिक आपको कवर करने हैं और उन्हीं के आपको पीवाईक्यूज या मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपको करने हैं।
ये बात सबको समझ में आ गई आप लोगों को? सर ये कहाँ से मिलेंगे? हमारी टीम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देगी बहुत ही आसान तरीके से। अगला, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो हमने अभी स्टार्ट भी कर रखा है। इसमें देखो आपको थोड़ा सा चीजें सोचना इस सिलेबस में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सिर्फ एक ही यूनिट दे रखी है। जो अगर आप ईएससी गेट का सिलेबस देखते हैं तो यहाँ उसकी सिर्फ एक ही यूनिट देखो, क्योंकि इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स मोशन, फ्रिक्शन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लो भैया यहां तक अगर मैं देखूं तो देखो ये चीजें कोई नहीं बताएगा। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पोर्शन दे रखा है। इसका मतलब आपके जो सिलेबस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है। एक मिनट रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड। तो देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है अलग से, पर आपको पता होना चाहिए भैया मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी ध्यान में रखना है, जो आपको बताए जाएंगे। देखो, एक्चुअल में जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैलकुलेशन निकालना किसकी, रिएक्शन की, शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, और बेंडिंग मोमेंट भी किसका, सिर्फ और सिर्फ देखो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के ही बेंडिंग मोमेंट। क्योंकि इनडिटर्मिनेट के आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट का टफ होता है, और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक सिलेबस टॉपिक सब्जेक्ट अलग से होता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो इनडिटर्मिनेट के लिए होता है मेरे दोस्तों। पर आपको तो साफ साफ बोला है कि आपको जो चीजें पढ़नी है वो सिर्फ सिंपल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए ही पढ़नी है। तो कितना आसान है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, छोटा सा सिलेबस है। ना इसमें कोई आपकी स्प्रिंग की बात कर रहा है, ना यहाँ पर डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, ना कोलम की बात कर रहा है, ना बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, ना शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है, पर सिर्फ यही टॉपिक की बात कर रहा है। इन्हीं से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। अब कुछ यूनिक आपका सोयल मैकेनिक्स का सिलेबस मुझे बहुत यूनिक लगा है आप लोगों का। आप इसको देखो, समझते हैं। देखो, जो सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन है, पहली बात तो दोनों है, सोयल मैकेनिक्स भी है और फाउंडेशन भी है। तो आप ये नहीं, तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, सोयल मैकेनिक्स और इन फाउंडेशन को, तो हम उसे एक नया नाम दे देते हैं, जियोटेक। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा सर जियोटेक क्या है। अगर मैं जिसमें सोयल मैकेनिक्स और फाउंडेशन को जोड़ दिया तो नया नाम दे देते हैं हम जियोटेक, एक नाम दे देते हैं जियोटेक। अब यहां पर क्या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल है। आपको सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सोयल की। क्या सोयल की प्रॉपर्टी, पोरोसिटी पता होनी चाहिए, उसका यूनिट वेट पता होना चाहिए, उसका वाटर कंटेंट पता होना चाहिए, वो है कैलकुलेशन ऑफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। अब कैलकुलेशन ऑफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल ये सीधा आ गया फाउंडेशन से मेरे भाई, सीधा सीधा फाउंडेशन में आ गया। वेरियस टाइप ऑफ फाउंडेशन हो गया, फेलियर ऑफ फाउंडेशन हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपके सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन में सिर्फ सोयल मैकेनिक्स का छोटा सा पोर्शन है, सिर्फ इतना सा। ये इतना सा ही पोर्शन आप क्या मेरे, अरे आप लोग क्या मुझे समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो कमेंट करते रहे, करा करो। सिर्फ इतना ही पोर्शन है सोयल मैकेनिक्स का। बाकी जो भी टॉपिक्स लिखे गए हैं वो फाउंडेशन के लिखे गए हैं। वो किसके लिखे गए हैं मेरे भाई? वो सारे टॉपिक्स फाउंडेशन के लिखे गए हैं। ये बात आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। यानी जो सोयल मैकेनिक्स है वो आपको पूरा नहीं है। सोयल मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है सोयल की। बाकी आपको फिर फाउंडेशन में आ जाना है, क्योंकि आपको फाउंडेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन में बहुत सारी चीजें कर रखी हैं। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई, क्लियर? चलें, अगला जो टॉपिक है वो है जनरल मैसनरी। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, इजीली कवर भी हो जाता है, और भैया अच्छे से हमें नंबर भी मिल जाते हैं
इस सब्जेक्ट के। अब क्या है, जनरल मैसनरी जो सब्जेक्ट है ये आपको बाकी स्टूडेंट से अलग कराएगा। क्यों? क्योंकि भैया बाकी लोगों के पास इसका ना तो प्रॉपर कंटेंट मिलेगा और ना ही चीजें उनको समझ में आती, पर आप हमारे पास हैं। तो वही बात है, हमारा हमारा एम ही ये है कि लड़के को इंजीनियरिंग सिखाना, बेसिक से हर चीज क्लियर करना, यही तो हमारा एम है। तो पहले इसके टॉपिक उठाते हैं। देखो, सेफ परमिसिबल लोड ऑन मैसनरी, आपका रिटेनिंग एंड ब्रेस्ट वॉल जो आप लोग आरसीसी में भी पढ़ते हो। अबुटमेंट, विंग वॉल क्या है, टोय वॉल्स क्या है, रिटेनिंग वॉल्स के फेलियर की बात कर रहा है एंड उसके रेमेडीज की बात कर रहा है। तो जनरल मैसनरी में छोटे छोटे दो चार टॉपिक है जो बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। अगला आता है आरसीसी स्ट्रक्चर, जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब आरसीसी की बातें देखना, बहुत मजा आएगा सिलेबस देखने में। देखो, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स, proportion of the mix, production of concrete, properties of fresh and hardened concrete। देखो, requirement of structural concrete and reinforcing steel, cutting and bending of bars, concrete cover of reinforcement। ये लो, या अगर मैं यहां तक देखूं, अगर मैं यहां तक सिलेबस देखूं तो मेरा ये आरसीसी है ही नहीं। अगर मैं यहां तक सिलेबस देखूं तो ये मेरा यहां से लेकर यहां तक जो सिलेबस चल रहा है, जो टॉपिक हैं, वो तो सारे आप लोगों को पता हो। तो क्या, तो वो तो सारे कंक्रीट टेक्नोलॉजी है भाई। जो बीएमसी का जो पार्ट होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वो है यहां तक। इसके आगे से आपका देखो आरसीसी के टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं कि भैया मुझे बॉन्ड और एंकरेज के बारे में बताओ, आपको सिर्फ और स्लैब के बारे में बताओ, बीम के बारे में बताओ, कॉलम के बारे में, और किससे बताने हैं, एलएसएम से। एक चीज क्लियर होगी कि आपके सिलेबस में डब्ल्यूएसएम नहीं है तो डब्ल्यूएसएम नहीं पढ़ना है। अब बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, बीम को आपको डब्ल्यूएसएम से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिलेबस साफ साफ बोल रहा है कि जो चीजें पढ़नी है वो हमें किसके लिए पढ़नी है, सिर्फ एलएसएम मेथड से पढ़नी है। डब्ल्यूएसएम मेथड आपको नहीं पढ़ना है। और आपको आरसीसी में सिर्फ बीम को कवर करना है, स्लैब को कवर करना है, कॉलम को कवर करना है। आपको ना तो फुटिंग पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई, ये सारी चीजें ना, आपको स्टेयर केस पढ़ने की जरूरत है, ना आपको वाटर टैंक पढ़ने की जरूरत है, और ना ही आपको प्री स्ट्रेस पढ़ने की जरूरत है। बात ध्यान सुना, प्री स्ट्रेस भी नहीं पढ़ना है। मतलब सिलेबस बहुत इजीली डिफाइन कर रखा है। पर अगर जब मैं आरसीसी का स्ट्रक्चर देखता हूं तो इस आरसीसी के स्ट्रक्चर में 60 से 70% पोर्शन तो कवर मेरे भाई सिर्फ कंक्रीट टेक्नोलॉजी कर रही है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी अहम रोल अदा करेगी आपके सिलेक्शन के लिए। अब आ जाओ हाइड्रोलिक्स। सर ये हाइड्रोलिक्स क्या है? हाइड्रोलिक्स में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और भैया जो आपकी ओसीएफ वाले पोर्शन है, सारी चीजें आ जाएंगी इसी में। तो देखो, हाइड्रोलिक्स डेटा आपको पता होना चाहिए, बर्नौली थ्योरम पता होनी चाहिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेड के बारे में पता होना चाहिए, जनरल पाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, नोच क्या होता है, क्योंकि जो नोच है, वियर है, ये सब डिस्चार्ज मेजर करने के काम में आते हैं। आपको ओपन चैनल फ्लो, देखो ओपन चैनल फ्लो भी है, ड्रेन्स एंड पाइप भी है मेरे भाई, चेजी, बेजिन, मैनिंग, कॉटर, हेजन विलियम फॉर्मूले, ये सब मैक्सिमम डिस्चार्ज कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले भी हैं। यानी आपका एफएम देखा जाए तो एफएम ओसीएफ आपका बिखरा बिखरा सा है, ना तो पूरा एफएम है ना आपका ओसीएफ है। और मतलब इंपेरिकल चीजें ज्यादा है। इंपेरिकल चीजें वो चीजें होती हैं जो सिर्फ ऑब्जर्व करी और उनके ऊपर फॉर्मूले बना के दे दिए, जैसे आपका मैनिंग इक्वेशन, बेजिन इक्वेशन, चेजिंग इक्वेशन। तो इंपेरिकल रिलेशन बहुत ज्यादा है चीजें में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो सिलेबस है आपके इस पूरे इंजीनियरिंग में, वो है वाटर सप्लाई का। अगर मैं इस वाटर सप्लाई बोलो या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलो, ये वो है। यहाँ पर सबसे बड़ा सिलेबस है। अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये जो सिलेबस है ना आपका वाटर सप्लाई का, ये ईएससी और गेट से भी बड़ा सिलेबस है। देखो, ईएससी और गेट से भी ज्यादा बड़ा सिलेबस है वाटर सप्लाई का। क्या क्या है? ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटीज भी है, इफेक्ट, रेमेडी, लो, हार्ड एंड वाटर सोयल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स, सेटलिंग बेसिन, सेडिमेंटेशन टैंक भी है, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, सब है भैया।
नेगेटिव हेड क्या काम करता है आपको समझ में आएगा फिर। रैपिड सैंड एरेशन, स्टरलाइजेशन, क्लोरिनेशन, कलर एंड टेस्ट रिमूवल, एनालिसिस ऑफ वाटर क्वालिटी, स्टोरेज प्योर, सर्विस रिजर्वायर भी है, डोमेस्टिक स्टोरेज टैंक है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पढ़नी हो, एक्स्ट्रा ही चीजें हैं मेरे भाई। तो आपका सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो वाटर सप्लाई का ही है। हमें इस सब्जेक्ट को बहुत क्लियरली और बहुत प्यार से पढ़ना पड़ेगा, और टाइम टेकिंग भी है। ऐसा नहीं, बाकी सब्जेक्ट तो बहुत छोटे छोटे हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। तो पर बात है कि घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, चीजें सारी बेसिक से हो ही जाएंगी। देखो खत्म नहीं हुआ है अभी, ये पूरा ये पूरा मेरे भैया, ये पूरा देखो सारी चीजें लिखी गई हैं। पंप भी पढ़ने हैं आपको, देखो सारी चीजें सारी आपको यहाँ पर डाल दी गई है मेरे भाई। लो जी, अब अगला आता है यूनिट ड्रेनेज। ड्रेनेज बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, और जो चीजें इसमें कवर हैं और बहुत माइनर है, बहुत इजी है, हर लड़का इजीली समझ सकता है। आपको रन ऑफ के बारे में पता होना चाहिए, कैचमेंट एरिया के बारे में पता होना चाहिए आपको मेरे भाई, सीवर्स, ये लो ड्रेनेज कंबाइंड सेपरेट के बारे में पता होना चाहिए, स्मॉल टाउन, ये इन्वायरमेंट टू की चीजें इसमें। इसमें इन्वायरमेंट टू आपके कॉलेज में दो तरीके के इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, एक वाटर सप्लाई वाला और दूसरा सीवेज वाला। तो जो सीवेज वाला जो वेस्ट वाटर है, सर ये ओल्ड सिलेबस है या नया? ओल्ड ही है मेरे भाई, यही आएगा, सेम ही रहेगा आपका जोन। इसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें पढ़नी है। क्लियर? तो मेरे भाई पिछली बार जो चेंज होना था वो हो चुका है जोन। तो ये जो ड्रेनेज है इसमें सीवेज वाली चीजों को कंसिडर किया है। अगला भैया वेरी वेरी, एक फिर से मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपके जो सिलेबस है वहां पर पूरा बीएमसी नहीं है। सर बीएमसी सब्जेक्ट का मतलब क्या है? बिल्डिंग मटेरियल्स। आपको पता है बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया, पेंट हो गया, ये सारे टिम्बर हो गया। पर आपको सिलेबस में साफ साफ बोला गया है कि पूरा बीएमसी मत पढ़ मेरे भाई। बीएमसी में सिर्फ कौन सा मटेरियल पढ़ना है आपको? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको टिम्बर पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें भी टिम्बर आपको पूरा कवर करना है, तो बीएमसी नहीं है, ओनली टिम्बर है। स्टील स्ट्रक्चर में, स्टील एक बहुत बोलते हैं कि भैया सिविल इंजीनियरिंग का सबसे टफ है, पर मैं आप लोगों को स्टील पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि स्टील सबसे आसान है। सर कोई जोर ही नहीं आया। देखो स्टील में क्या है, आपको उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, और स्टील को भी सिर्फ कौन से मेथड से पढ़ना है? एलएसएम से पढ़ना है आपका। टेंशन मेंबर भी है, कंप्रेशन मेंबर भी है, रूफ ट्रस है, और रूफ ट्रस एंड डिजाइनिंग ऑफ ट्रस मेंबर है। तो ये है, मतलब पूरा सिलेबस नहीं है स्टील का भी, क्योंकि ना तो आपके प्लास्टिक एनालिसिस वगैरह भी नहीं है स्टील में, तो स्टील का छोटा ही सिलेबस है। रोड एंड ब्रिज है मेरे भाई। देखो ये सिलेबस पता है क्यों आपका ऐसा है? क्योंकि आपके जो सिलेबस है ये आपके जो डिपार्टमेंट है, जो आपके स्टेट के डिपार्टमेंट है, उनके हिसाब से, उनके वर्किंग जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है कि ये स्टाफ, जैसे ये वाला मेरा बोर्ड में ये जो पीडब्ल्यूडी है तो उसके लिए सारी चीजें रखी गई हैं अलग, जो है उसके लिए अलग रखी गई है, पीएचई के लिए अलग से रखी गई है, तो इस हिसाब से बना रखा है। इसमें क्रॉस ड्रेनेज, कलवर्ट गाइडलाइंस, ये सारी चीजें पढ़नी है। देखो ये विंग वॉल दोबारा से आ गई, जो पीछे मैसनरी के अंदर भी था, ये अबुटमेंट देखो दोबारा से आ गया जो पीछे मैसनरी के अंदर था। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बहुत इजी सब्जेक्ट, मुझे लगता है पूरे सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इजी सब्जेक्ट है, और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपको फील्ड में यूज देखते हुए मिलोगे। जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे किसी का भी यूज आपको फील्ड में नहीं मिलेगा, किसी का भी यूज आपको फील्ड में नहीं मिलेगा, पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का यूज आपको फील्ड में देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि यार यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ के आया हूं, तो मुझे यहाँ पर फायदा मिल रहा है। इसमें रेट एनालिसिस भी है, कॉस्ट, देखो सारी चीजें, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूरा है मेरे भाई। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग छोटा सा सब्जेक्ट होता है, 5-7 मतलब 10-12 लेक्चर का सब्जेक्ट होता है, इजी होता है बहुत, कोई दिक्कत नहीं। अगला हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स है, डिजाइन ऑफ रोड्स, फैक्टर, लो भैया सारे, इसमें तो मुझे सारे दिख रहे हैं अभी तक तो। हाईवे का, हाईवे नहीं नहीं सारा नहीं है मेरे दोस्त, देखो इसमें आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं है। क्या नहीं है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं है मेरे दोस्तों, ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं है। पूरा हाईवे नहीं है भैया आपका, ट्रैफिक इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं है।
देखो आपका जियोमेट्रिक डिजाइन है आपके, जियोमेट्रिक डिजाइन में आगे सारे कवर वगैरह ये सब जियोमेट्रिक के अंदर आते हैं। कैम्बर, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशंस, तो इसका मतलब जियोमेट्रिक डिजाइन आपके ज्यादा है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ से पेमेंट आ गया, पेमेंट स्टार्ट हो गया आपका, कि भैया ये पेमेंट से सवाल आएंगे, कहने का मतलब है आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग वगैरह नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, सिलेबस को थोड़ा और देखते हैं, बोर तो नहीं हो गए सिलेबस, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं देखोगे चीजें कैसे क्लियर होंगी। आपके हर स्टेट में ये टॉपिक नहीं मिलता है, पर आपके स्पेशल मेंशन कर रखा है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अर्थक्वेक में देखो पूरा अर्थक्वेक, कॉज ऑफ अर्थक्वेक, ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेस्मिक जोन कौन सा है। यही पूछ लेगा कि एपी जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो कौन से सेस्मिक जोन में आता है, इस तरीके के सवाल पूछ लेगा आपसे। ये सारी पता होनी चाहिए। देखो फिर फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये जो फ्लड कंट्रोल है इसमें आपके आपके भैया इरिगेशन वाले टॉपिक्स को कवर किया है, इरिगेशन वाले, जो इरिगेशन इंजीनियरिंग होती है। तो स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, लो भैया फ्लड कंट्रोल, फ्लड गाइड बंड्स क्या होता है, मार्जिनल बंड क्या होता है, इस पर क्या होता है गाइस, डिजाइन फ्लड, ये देखो डिजाइन फ्लड एंड फ्लड फोरकास्टिंग, ये आ गया हाइड्रोलॉजी का। जो आपके कॉलेज में हाइड्रोलॉजी होती थी वहां पर पढ़े थे क्या आपने। तो इसका मतलब फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क में पूरा इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी नहीं है, उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये मैंने आपको पूरा सिलेबस की बात बताई। सर वैकेंसीज कब आ रही हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट का कुछ स्टेटस है क्या आपको। यस देखो, जितना जितना अभी पता चला है, जितना लोगों से पता चला है भैया, वो सबसे पहले बात तो आपको ये पता चला है कि आपकी जो वैकेंसी है सॉरी गाइस एक सेकंड रुकना, कि जो पंचायत डिपार्टमेंट है, सो तो उसी में जेई की पोस्ट आ रही है, पंचायत वाले डिपार्टमेंट में ही 100 पोस्ट आ रही हैं। फिर आपका आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और पावर में भी भाई 60+ वैकेंसीज आएंगी। और इसके बारे में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग आती हैं, बोला भी है, देखो वहां से आपका, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो साफ साफ बोला भी है। अगर देखो, देखो अरुणाचल कैबिनेट का है ये, 31 जनवरी, देखो कि भैया 100 पोस्ट जूनियर इंजीनियर की, देखो। पर ये जो 100 पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग की, सिर्फ एक डिपार्टमेंट की है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आरडब्ल्यूडी होता है, पावर होता है, उसमें 60+ है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑलरेडी, गवर्नमेंट को देखो जरूरत है, भैया गवर्नमेंट को खुद जरूरत है मेरे भाई, कि भैया हमें जूनियर इंजीनियर चाहिए। तो अभी आपसे लगोगे, क्योंकि आपके पास हम सिक्स से 6 से 8 मंथ में हम आपका पूरा बेसिक्स, देखो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता है, तो बेसिक से आपका पूरा सिलेबस 6 से 8 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। आपका नोटिफिकेशन आने से पहले पहले ही हम तो आप लोगों का सिलेबस बेसिक से पूरा करा देंगे भैया। अभी तक जितना सिलेबस बताया है उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं अपन स्टार्ट करते हैं। बताओ, अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अभी जितना बताया उसमें से। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो, अभी तक जितना बताया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया जी। सर फी आपको पूरी चीज बता दी जाएगी, फी के लिए आपको जो ग्रुप में ऐड हो वहां पे आप अपना सर से बात कर सकते हो, पूरी क्वेरीज वगैरह सर आपको बता दें, तो उसके लिए आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। क्या अब हम स्टार्ट करें, क्या अब हम